नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम वर्ष 2024 के लिए फॉर्म आ चुके हैं। जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ था, अभी श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी द्वारा इसका प्रोस्पेक्टस भी जारी कर दिया गया है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय टिहरी गढ़वाल इस बार 3 विश्वविद्यालय का बीएड एंट्रेंस टेस्ट करवाएगा। पहला श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, दूसरा कुमाऊं विश्वविद्यालय और तीसरा सोमन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा का। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है मनीष रावत और मैंने सोमन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के सरकारी कॉलेज एसएसजे कैंपस से अपना बीएड कंप्लीट किया हुआ है। और मेरा जो बीएड सेशन था वो था वर्ष 2020 से 2022 के बीच का। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बीएड में अध्ययन के दौरान जो भी मुझे अनुभव हुए वो मैं आपके बीच में साझा कर सकूँ। और इन्हीं अनुभवों से मैंने जो भी सीखा है, मैं पिछले 2 साल से अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो नए बच्चे बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनको थोड़ा बहुत जितना मुझसे हो सके तो मैं वो मार्गदर्शन देता हूँ। तो आप भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने इसमें बीएड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आपको इसमें जितने भी पूर्व के 5-6 सालों के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं बीएड के, तो उनके मैंने इसमें पेपर सॉल्व कराए हुए हैं। और इसके अलावा अन्य जो भी जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड और अन्य विषय के बारे में इसमें मैंने समझाया हुआ है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है आवश्यक दिशा निर्देश। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन पद्धति से भरा जाएगा तथा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रखी जानी है, जिसे काउंसलिंग के समय प्रस्तुत किया जाएगा। जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे समर्थ पोर्टल में, तो उसे आप प्रिंट करा लेना और उसकी हार्ड कॉपी को अपने पास रखे रहना, ठीक है। यह आपके काउंसलिंग के समय में आपको काम आएगी। और यहाँ पर आपके प्रवेश परीक्षा केंद्र दिए हुए हैं। जो भी परीक्षा केंद्र हैं ये विश्वविद्यालय तय करेगा। अब इसमें बात आती है प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम। तो कौन कौन से पेपर होंगे और प्रश्न पत्र कितने होंगे, उनके अंदर क्या क्या विषय पूछे जाएंगे, आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपका होगा पेपर 1, जो कि 1.5 घंटे का होगा, ठीक है। और इस 1.5 घंटे में आपके यहाँ पर 2 टेस्ट होंगे। पहला होगा लैंग्वेज टेस्ट, हिंदी या फिर इंग्लिश। आपके पास जब OMR सीट आएगी तो वहाँ पर आपको एक विकल्प दिया जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको हिंदी लैंग्वेज का पेपर देना है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज का। इसमें आपको जनरली व्याकरण पूछी जाती है, लेखक पूछे जाते हैं, कवि पूछे जाते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो ये 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क का होगा। टोटल यहाँ पर 50 अंक का ही पेपर होगा। इसमें दूसरा जो पेपर होगा वो है जनरल नॉलेज और रीजनिंग का। इसमें भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 1-1 मार्क का है। तो 50 अंकों के 50 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। यहाँ पर जनरली क्या होता है, जो रीजनिंग होती है वो 10 मार्क्स की पूछी जाती है और 40 मार्क्स की आपकी जीके पूछी जाती है। इसमें उत्तराखंड की जीके भी पूछ लिया जाता है, इंडिया का पूछा जाता है और साथ में वर्ल्ड का भी थोड़ा बहुत जीके पूछ लिया जाता है। कुछ क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर के होते हैं, ठीक है। अगला पेपर है इसमें पेपर 2। बीच में जब 1.5 घंटा पूरा हो जाएगा उसके बीच में थोड़ा ब्रेक मिलता है। फिर उसके बाद पेपर 2 होगा। इसमें जो पहला पेपर होगा वो होगा टीचिंग एप्टीट्यूड का। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि अब आप अध्यापन के क्षेत्र में जा रहे हैं, आप पढ़ाने के क्षेत्र में जा रहे हैं, टीचर बनने के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो आपका किस प्रकार का व्यवहार होगा, आपका किस प्रकार का दृष्टिकोण होगा, आपका एटीट्यूड कैसा होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन फिर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1-1 मार्क का होगा। टोटल 50 अंकों का ही पेपर होगा, जो कि अनिवार्य सभी को देना है। इसके बाद जो इसमें दूसरा पेपर है वो होगा ऑप्शनल एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब कि इसमें आपने चाहे बीएससी की हो या बीए किया है या फिर आपने बीकॉम किया है। अगर जिस विद्यार्थी ने बीकॉम किया हुआ है तो यहाँ पर आपको वाणिज्य से संबंधित, कॉमर्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिसने बीएससी या फिर एमएससी की हुई है उनसे 50 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे और जिसने बीए किया हुआ है तो उनसे यहाँ पर बीए एमए किया हुआ है तो उनसे यहाँ पर 50 क्वेश्चन जीके के, मतलब कि जनरली बीए के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशलॉजी, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिकल साइंस, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये वैकल्पिक होगा। जैसे ये जो ऊपर के 3 पेपर हैं तो ये 3 पेपर तो सेम होंगे,
लेकिन जो ये चौथा पेपर है, चौथा पेपर आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अनुसार पर तय होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, ठीक है, विद्यार्थी को हिंदी भाषा या फिर अंग्रेजी भाषा में से किसी एक को चुनना होगा और प्रत्येक परीक्षार्थी निम्नलिखित में से किसी एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र पर वो सम्मिलित होगा, जैसे कला, वर्ग, वाणिज्य और विज्ञान, मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है, आप इस एंट्रेंस टेस्ट में पास कितने नंबर में होंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो कम से कम आपको 80 नंबर 200 में से, ठीक है, 200 में से आपको 80 नंबर लाने ही होंगे, तभी आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। और अगर आप किसी कैटेगरी से, जैसे SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब आपको 54 मार्क्स लाने अनिवार्य होंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और साथ में यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है, ये जो दो ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है, इन दोनों पेपर में आपको सम्मिलित होना जरूरी है। ये नहीं कि एक पेपर दे दिया, दूसरे पेपर में आप घर चले गए तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो दोनों में आपको पास होना, दोनों पेपर आपको देने जरूरी हैं और दोनों में से दोनों पेपर को मिलाकर आपके कम से कम जनरल कैटेगरी में 80 नंबर और कैटेगरी अगर आपकी है जैसे SC ST OBC तो आपको 54 मार्क्स लाने जरूरी हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है बीएड की अवधि। तो यहाँ पर आगे इसमें क्या लिखा है इसे पढ़ लेते हैं कि बीएड कार्यक्रम 2 शैक्षणिक वर्ष वार्षिक या फिर सेमेस्टर आधार पर की अवधि का होगा, मतलब कि 2 साल का होगा। और कोई अभ्यर्थी इस कार्यक्रम को प्रवेश से लेकर अधिकतम 3 वर्ष मतलब कि 6 सेमेस्टर तक पूर्ण कर सकता है। हो सकता है बीच में कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है, किसी कारणवश वो पेपर नहीं दे पाता, तो अधिकतम आप इसे 3 साल में पूरा कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप सब सही चल रहा है तो आप ये जो आपके लिए कोर्स होगा ये 2 साल का होगा, ठीक है। अब बात आती है एलिजिबिलिटी की, पात्रता। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर जैसे आपने BSc या MSc की हुई है, ठीक है, BSc या फिर MSc की हुई है या फिर BA MA ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी किया है, तो आपके अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 50% होनी ही चाहिए, 50% प्लस। अगर 50% है तो चलेगा, लेकिन अगर 50% से थोड़ा सा भी कम 49.9 भी होगी तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो कम से कम आपकी 50% होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप SC ST या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपको 45% आपकी होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं और वहाँ आपकी विज्ञान या फिर गणित की विशेषज्ञता हो तब कम से कम आपके 55% 55% आपके कम से कम मार्क्स होनी चाहिए, और कैटेगरी वालों के लिए भी 50% ही है, ठीक है। यहाँ पर अगला दिया हुआ है कि जो ये BEd कोर्स है ये रेगुलर कोर्स है। रेगुलर कोर्स है यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आप इस कोर्स के साथ कोई भी दूसरा रेगुलर कोर्स या फिर प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में आपको BEd से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे सीधे मना करा है कि ये एक रेगुलर कोर्स है और रेगुलर कोर्स के साथ आप किसी भी प्रकार का कोई दूसरा रेगुलर कोर्स या फिर प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी ने जैसे BA किया हुआ है, ठीक है, उसने BA या UG किया हुआ है और UG करने के बाद वो BEd कर रहा है और ओपन यूनिवर्सिटी से उसे अपना PG करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो वो बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। आप ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं लेकिन रेगुलर नहीं कर सकते, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है जो विद्यार्थी अभी UG या फिर अपने PG के लास्ट सेमेस्टर या फिर लास्ट ईयर में है, मतलब कि जब आप इस एग्ज़ाम को देंगे तो आप अपीयरिंग स्टूडेंट के नाते इस एग्ज़ाम को देंगे, तो ऐसी स्थिति में जब भी काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग के समय आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है, तभी आप यहाँ पर एडमिशन के पात्र होंगे, अन्यथा आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। और जब आपका रिज़ल्ट आता है तब जो मैंने आपको पीछे बताया अभी 50% और 45% वाला कि कम से कम आपके UG या PG में 50% होनी चाहिए या फिर 45% होनी चाहिए, तब आपको एडमिशन दिया जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना, कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोगों के UG में अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% नहीं आते, लेकिन उनके PG में पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% प्लस होते हैं, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तब आप इस फॉर्म को भर लेना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन कम से कम 50% और 45% का आप ध्यान रखना। और यहाँ पर दिया हुआ है कि जो CGPA वाले होंगे तो वो जब इस फॉर्म को भरेंगे तब आपको
अपने अंक पत्र या प्रमाण पत्र से संबंधित अभ्यर्थी आवेदन करते समय समर्थ पोर्टल की जो वेबसाइट है यहाँ पर आपको अपलोड करना आवश्यक होगा। ठीक है, आपका जो भी आपका अंक पत्र है, जो रिजल्ट है, आपको यहाँ पर अपलोड करना आवश्यक होगा। ठीक है, और काउंसलिंग के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना भी होगा। ठीक है, अब बात आती है आरक्षण की, रिजर्वेशन। तो जो ओबीसी स्टूडेंट हैं उनके लिए 14% सीटें रिजर्व हैं। 14% सीटें का मतलब होता है जैसे 100 सीटें हैं तो 100 में से 14 सीटें ओबीसी स्टूडेंट के लिए रिजर्व हैं। एससी के लिए 19 सीटें रिजर्व हैं। एसटी के लिए 4 सीटें। ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीटें। अब ये जो 10 सीटें हैं ना, ये स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त, मतलब जैसे 100 सीटें हैं तो 100 + 10, तो ये 10 सीटें अलग से ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, और इसके अलावा दिव्यांग के लिए 5% सीटें, महिलाओं के लिए 30% सीटें, मतलब कि 100 में से 30% सीटें महिलाओं की होंगी। भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% सीटें, और जो स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के आश्रित हैं उनके लिए 2% सीटें यहाँ पर आरक्षित होंगी। ठीक है, रिजर्व होंगी। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर आप इसे पढ़ लीजिएगा। ये जो प्रोस्पेक्टस है इसे मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, वहाँ पर आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, वो मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अगले पेज में यहाँ पर कौन कौन से कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, तो ये लिस्ट पूरी दी हुई है। तो सबसे पहले श्रीदेव सुमन की लिस्ट दी हुई है, तो यहाँ पर पूरे कॉलेज आप देख सकते हैं। ये लिस्ट आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसे ही कुमाऊं विश्वविद्यालय के कॉलेज की लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, तो देख लीजिएगा। और ऐसे ही इसके बाद सोबन जीना विश्वविद्यालय के कॉलेज की यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अधिमानी अंकों की। अधिमानी अंक मतलब होते हैं कि आपने अपनी पढ़ाई के साथ साथ और क्या विशेष किया हुआ है। जैसे हम एनसीसी करते हैं, एनसीसी लेते हैं, या फिर एनएसएस लेते हैं, स्काउट लेते हैं, खेलते हैं, तो उसके भी कुछ यहाँ पर मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अगर आपने राष्ट्रीय, राज्य या फिर अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया है, तो आपको यहाँ पर, अगर आपकी जो टीम है या इंडिविजुअल आपने अगर खेला है, तो आप फर्स्ट पोजीशन में आए हैं तो आपको 15 अंक मिलेंगे। द्वितीय स्थान पर आपको 10 अंक मिलेंगे, और तृतीय स्थान आने पर आपको 5 अंक मिलेंगे। अगर जो खेल है वो टीम आइटम वाला हो, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, और आपकी टीम फर्स्ट आई है तो तब आपको 15 अंक मिलेंगे। उपविजेता रही हो तब आपको 10 अंक, और अगर आपने खाली प्रतिभाग भी किया है तब भी आपको 5 अंक यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आपने एनसीसी अपने कॉलेज या स्कूल टाइम में ली हुई है, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है, तो सी सर्टिफिकेट पाने वाले पुरुष को 15 अंक, G2 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला को 15 अंक, बी प्रमाण पत्र पाने वाले पुरुष को 10 अंक, और G1 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला को 10 अंक मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास आपकी एनएसएस स्कूल या कॉलेज टाइम में रही हो, और आपने 10 से लेकर 7 दिन का जो विशेष शिविर होता है, अगर ये आपने 2 बार किया हुआ है, तब आपको 15 अंक मिलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 15 अंक मिलेंगे। अगर आपने ये विशेष शिविर खाली 1 बार किया है तब 10 अंक मिलेंगे। अगर आपके पास एनसीसी थी तब भी आपको 5 अंक मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पर या लिखा है, या फिर अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है, अभी तक एनएसएस सी सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट में कोई भी अंक नहीं मिलते थे, लेकिन अब मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास एनएसएस सी सर्टिफिकेट हो तब आपको 15 अंक मिलेंगे, और अगर आपके पास एनएसएस बी सर्टिफिकेट हो तब आपको यहाँ पर 10 अंक मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा स्काउट गाइड के भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अगर आप राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करते हैं तो 15 अंक, राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त करता है तो 10 अंक, या फिर ध्रुपद और गुरुपद प्रशिक्षण प्राप्त आपने किया हो तो तब आपको 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और दिया हुआ है कि स्वतंत्र संग्राम सेनानी के जो पुत्र हैं, या फिर उनके पुत्र के पुत्र हैं, या फिर अविवाहित पुत्री है, तो उन्हें भी 15 अंक मिलेंगे। इसके अलावा अगर किसी के अभिभावक पुलिस में हों, आर्मी में हों, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, होमगार्ड, या वो खुद भी हों, या फिर उनके माता पिता अगर इन सेवा में हों, तब भी आपको 15 अंक मिलेंगे। ठीक है, ये जो सर्टिफिकेट होता है ये जिला सैनिक बोर्ड से बन जाता है, तो वहाँ से आप इस सर्टिफिकेट को बना लेना। तो यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद जो महिला विधवा हो, तलाकशुदा हो, या फिर परित्यागता हो, तब भी उन्हें 15 अंक मिलेंगे। और इसके अलावा अगर किसी विद्यार्थी के माता पिता टीचर हों,
ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है अभी तक इसके भी अंक नहीं मिलते थे, इस बार ये नया जोड़ा है। तो अगर आपके माता पिता टीचर हों तो यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है तब भी आपको 15 अंक मिलेंगे। तो इसका भी जो सर्टिफिकेट है वो बना लीजिएगा। ठीक है, टीचर हों या फिर स्कूल में कर्मचारी हों, अगर कर्मचारी भी हैं तब भी आपको 15 अंक मिलेंगे। ठीक है, इस बात को भी आप नोट करना। और रही बात, हो सकता है किसी के माता पिता टीचर हों तब आपको वहाँ से 15 अंक मिल जाएंगे, और हो सकता है आपके पास एनसीसी या फिर एनएसएस हो, तो एनएसएस अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 15 अंक वहाँ से मिल गई, तो टोटल कितने हो गए 30 अंक। तो अधिकतम आपको जो अधिमानी अंक है वो 30 नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे 25 अंक अधिकतम। ठीक है, 25 अंक से एक नंबर भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, चाहे आपके पास कितने ही सर्टिफिकेट क्यों ना हो। तो अधिकतम आपको 25 अंक मिलेंगे और बाकी न्यूनतम ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी फ़ीस दी हुई है। जो प्रवेश परीक्षा शुल्क है, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और ईडब्ल्यूएस वर्ग के स्टूडेंट हैं इनके लिए 1500 रुपये, और जो SC ST दिव्यांग स्टूडेंट हैं इनके लिए 1000 रुपये रखी हुई है। ठीक है, और जब आप फॉर्म को भर लेंगे तब आप उसे प्रिंट आउट ज़रूर कर लेना और उसे अपने पास रखे रहना। ठीक है, बाद में काम आएगा। अब बात आती है कि आप फॉर्म कहाँ से भरेंगे। तो यहाँ पर समर्थ पोर्टल की ये entrance.samarth.edu.in ये वेबसाइट दी हुई है। आप इस वेबसाइट में जाकर इसे लॉगिन कर लीजिएगा। पहले ये रजिस्ट्रेशन के लिए पूछेगा तो कर लीजिएगा, तो यहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और फॉर्म बिल्कुल सही भरना, अगर कुछ गलती होती है तो इसमें फिर विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा, आपकी फ़ीस वापस रिफ़ंड नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर पूरे स्टेप बताए हुए हैं कैसे आपको एक एक करके फॉर्म अप्लाई करना है, तो आप इसे देख लीजिएगा। और इसके बाद बात आती है जब आपकी काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग की कितनी फ़ीस पड़ती है। तो सामान्य और जो OBC स्टूडेंट हैं उनको पड़ेगी 700 रुपये, और अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थी को पड़ेगी 400 रुपये, EWS वालों को भी 700 ही पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें। बाकी आप इस प्रोस्पेक्टस को डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ये ब्रोशर को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूँगा, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपको बहुत सारे पुराने पेपर्स और बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण वीडियोस मिल जाएंगी। उन वीडियोस को आप देख लीजिएगा और आपको उन वीडियोस को देखकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन करके आप वहाँ भी मुझसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।